आज अपन निर्धनता वाले लेसन में ही निर्धनता की पहचान के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कैसे पहचान होती है। तो यदि भारत की निर्धनता की समस्या का समाधान करना है तो उसे निर्धनता के कारणों का उन्मूलन करने के लिए व्यावहारिक और धारणीय रणनीतियाँ बनानी होंगी तथा निर्धन जन समुदाय को उनकी दारुण दशा से उबारने के लिए उपयुक्त योजनाएं बनानी होंगी। किंतु इस प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार को निर्धनों की पहचान करने योग्य होना होगा। इसके लिए निर्धनता और उसके कारकों को मापने का एक उपयुक्त स्केल बनाना होगा और उसके लिए कसौटियों व विधियों का बहुत ध्यानपूर्वक चयन करना होगा। स्वतंत्रता पूर्वक ये वाला क्वेश्चन है एक कि स्वतंत्रता से पूर्व सबसे पहले जो निर्धनता का निवारण करने के लिए विचार किसने किया था, एक क्वेश्चन है जो आप कॉपी में कर लेना। तो सबसे पहले है दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने जेल में कैदियों को दिए जा रहे भोजन का बाजार कीमतों पर मूल्यांकन, जेल की निर्वाह लागत का आकलन किया। किंतु बंदीगृह में ही प्राय वयस्क व्यक्ति ही होते हैं, मतलब 18 साल से, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को तो बंदीगृह में डाला ही नहीं जाता। जबकि वास्तविक समाज में बच्चे भी सम्मिलित होते हैं, जबकि देखा जाए तो बच्चे भी होते हैं क्योंकि, लेकिन उनको उस बड़े लोगों के बीच में नहीं रखा जाता है। अतः इस जेल निर्वाह लागत में कुछ परिवर्तन कर उन्होंने निर्धनता रेखा तक पहुँचने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने ये माना कि कुल जनसंख्या में 1/3 संख्या किसकी होती है, बच्चों की होती है, जिसमें आधे बच्चों का उपयोग बहुत कम होता है तथा शेष आधे का भोजन भी वयस्कों से आधा ही रहता है क्योंकि बच्चे कम खाते हैं। इस प्रकार उन्होंने 3/4 के सूत्र की रचना की, अर्थात 1/6 × 0 + 1/6 × 1/2। इस तरह से उन्होंने एक तरह से ये सूत्र बनाया। इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको याद, इसके लिए आगे मैं आपको बताती हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में निर्धनता जनानुपात के आकलन के कई प्रयास हुए हैं। योजना आयोग द्वारा इस कार्य के लिए 1962 में एक अध्ययन दल का गठन किया गया। वर्ष 1979 में एक अन्य दल प्रभावी उपभोग मांग और न्यूनतम आवश्यकता अनुमानतः कार्यबल गठित हुआ। एक विशेषज्ञ दल का गठन इसी कार्य के लिए 1989 में भी किया गया। इस संगठित प्रयासों के अतिरिक्त अनेक अर्थशास्त्रियों से व्यक्तिगत रूप से भी ऐसी प्रक्रियाओं के प्रयास किए गए। निर्धनता को परिभाषित करने की दृष्टि से हम जनसंख्या को 2 वर्गों में बांटते हैं, एक तो निर्धन और एक गैर निर्धन। गैर निर्धन का मतलब जो निर्धन नहीं है, यानी धनी। तथा निर्धनता का इन दोनों वर्गों को अलग करती है। इस प्रकार निर्धनता कई प्रकार की होती है। एक तो पूर्णतः निर्धन, जो बहुत ज़्यादा निर्धन होते देखा होगा आपने, रोड पर चलते रहते हैं, जिनको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता। एक बहुत निर्धन और निर्धन थोड़े से होते हैं, गाँवों में रहते हैं। और एक निर्धन होते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन उनका पूरी तरह से घर खर्च नहीं चल पाता है। ठीक है ना, 3 प्रकार के ये निर्धन है। मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, धनी, बहुत धनी और पूर्णतः धनी। इस प्रकार सभी उपवर्गों को एक निरंतर सरल रेखा पर बहुत निर्धन से लेकर पूर्णतः धनी के रूप में कल्पना करें, जिसे निर्धनता रेखा निर्धन और गैर निर्धन के बीच विभाजित करती है। निर्धनता का वर्गीकरण, निर्धनता के वर्गीकरण की भी कई विधियां हैं। एक विधि के अनुसार जो हम सदा निर्धन और सामान्यतः जो व्यक्ति हमेशा ही कैसे रहते हैं, निर्धन होते हैं, उनको खाने के लिए भी नहीं होता है। इस प्रकार सामान्यतः निर्धन वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जिनके पास कभी भी कुछ धन भी आ जाता है। उदाहरण के लिए अनियमित मजदूर। ठीक है, इन दोनों वर्गों को मिलाकर हम चिरकालिक मजदूर निर्धन कहते हैं। जैसे काम करने गए तो मिल गया तो कर लिया। एक तो बहुत ज़्यादा निर्धन जो मांग कर ही खाते हैं, दूसरे उनसे थोड़े से कि काम करने गए, पैसा आ गया, खाना खा लिया, नहीं तो भूखे बैठे हुए। एक ऐसा वर्ग भी होता है जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच में झूलता रहता है, जैसे छोटे किसान, जैसे मौसमी मजदूर होते हैं। जैसे कि बुवाई कटाई के समय तो इनको रोजगार मिला रहता है, बाकी के टाइम में बेरोजगार रहते हैं। तो यदाकदा निर्धन जो अधिकांश समय धनी रहते हैं। यदाकदा निर्धन जैसे कि फैक्ट्री है, ऑफिस है, काम करते हैं, लेकिन कुछ समय उनका लॉस हो गया तो वो कभी कभी कैसे हो जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं। क्योंकि परंतु कभी कभी उनका भाग्य साथ नहीं देता, उन्हें अल्पकालीन निर्धन कहते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोग जो कभी भी निर्धन नहीं होते हैं, गैर निर्धन यानी कि जो धनी होते हैं। फिर अब अपन पढ़ेंगे निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा के बारे में देखो, आइए अब इनका परीक्षण करें कि निर्धनता रेखा कैसे निर्धारित होती है। निर्धनता मापन की कई विधियाँ होती हैं। एक विधि तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग के आधार पर होती है, मतलब जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो कितनी 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से यदि कम मिलता है तो व्यक्ति कैसा है, निर्धन है। और यदि ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो उसको 328 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, और शहरी क्षेत्र में रहता है तो 454 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के रूप में यदि उसे नहीं मिलते हैं तो वह व्यक्ति कैसा है, गरीब है।
यद्यपि हमारी सरकार निर्धन परिवारों की पहचान के लिए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय MPCE को परिवार की आय के द्योतक के रूप में प्रयोग करती है, पर क्या आप इस विधि को देश में निर्धन परिवारों की पहचान का उपयुक्त तरीका मानेंगे? अनेक विद्वानों का मत है कि इस तंत्र में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह सभी निर्धनों को एक वर्ग में मान लेता है और अति निर्धनों और अन्य निर्धनों में कोई अंतर नहीं करता है। मैंने आपको बताया है, बहुत ज़्यादा गरीब, उनसे थोड़े से सही है, उनसे फिर थोड़े से सही है, इस तरह से निर्धनों को 3 भागों में बांटा है। यह विधि मुख्यतः भोजन और कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर व्यय कर को आय का प्रतीक मानती है, पर अर्थशास्त्रियों को इस बात पर भी आपत्ति है। इससे सरकार की सहायता के पात्र व्यक्तियों के समूचे समूह का निर्धारण तो हो जाता है, पर इसकी पहचान नहीं हो पाती है कि सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता किन निर्धनों को है। आय और संपत्ति स्वामित्व के कई कारक अतिरिक्त भी कई कारक हैं जो निर्धनता से संबंधित माने गए, जैसे बुनियादी शिक्षा नहीं मिल पाती है, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, स्वच्छता आदि की सुलभता। वर्तमान में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने वाला तंत्र इन सामाजिक कारकों का भी ध्यान नहीं देता जो निर्धनता को जन्म देकर इसे निरंतर बनाए रखते हैं, जैसे निरक्षरता, अस्वस्थता, संसाधनों की अनुपलब्धता, भेदभाव या नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। निर्धनता निवारण योजनाओं का उद्देश्य मानवीय जीवन में क्या करना होता है? सर्वांगीण सुधार करना होता है। ये निर्धनता को दूर करना चाहते हैं जिससे कि देश में गरीबी कम हो। उसमें ये बातें अवश्य होनी चाहिए कि मनुष्य क्या बन सकता है और क्या कर सकता है, अर्थात अधिक स्वस्थ, पहला सुख निरोगी काया कहते हैं ना, तो सुपोषित तथा ज्ञान संपन्न हो, सामाजिक जीवन में भागीदारी कर सके। इस दृष्टि से विकास का अर्थ होगा व्यक्ति के कर्म पथ की बाधाओं का निवारण, जैसे उसे निरक्षरता, अस्वस्थता, संसाधनहीनता, नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव से मुक्ति दिलाना है। यद्यपि हमारी सरकार का दावा है कि समृद्धि की उच्च दर, कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और 1990 के दशक के आर्थिक सुधार कार्यक्रमों ने निर्धनता के निवारण में काफ़ी कमी की है, किंतु अनेक अर्थशास्त्रियों को सरकार के इस दावे पर संदेह है। उनका मत है कि जिस प्रकार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, अर्थात जिन वस्तुओं का उपभोग समूह में शामिल किया जाता है, निर्धनता रेखा के आकलन की कार्यविधि और निर्धनता की संख्या में भी हेराफेरी हो जाती है। निर्धनता के आकलन की सरकारी विधियों की सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों से वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने में प्रयास किए, और आपको एक लाइन ही वाली याद रखनी है। नोबेल पुरस्कार जो है निर्धनता रेखा के लिए सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने एक सूचकांक का विकास किया था जिसे सेन सूचकांक का नाम दिया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्धनता अंतराल सूचकांक और वर्गित निर्धनता अंतराल उपकरणों का भी प्रयोग किया गया है। इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। कल मैं आपको भारत में निर्धनों की संख्या के बारे में पढ़ाऊंगी। ओके।